हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो 1211 से लेकर 1236 तक जो है सल्तनत काल का गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक रहा, जिसको सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। परीक्षा में सवाल इसी नाम से आता है, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये संस्थापक ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, क्योंकि ऐबक को वक्त ही नहीं मिला उस साम्राज्य को मजबूत करने का, तो उसको मजबूत किया इल्तुतमिश ने। इसका प्रारंभिक जीव हमने पढ़ा कि एक कबीले के सरदार के यहाँ पैदा हुआ। अपनी योग्यता और की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, भाइयों की ईर्ष्या की वजह से इसको बेच दिया गया। इसको फाइनली ऐबक ने ख़रीदा और अपनी योग्यता से ये सुल्तान बन गया। फिर हमने बात की कि सुल्तान बनने के बाद इसकी समस्याएं क्या क्या सामना करना पड़ा। तो हमने पहले बात की तुर्क अमीरों की समस्या, फिर की सेना का विश्वास प्राप्त करने की इसके सामने सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड थी हिंदू सरदार इसके लिए क्या समस्याएं पैदा कर रहे थे, फोर्थ उत्तर पश्चिमी सीमा पर समस्या यानी मंगोलों की समस्या की बात हम कर रहे थे, पांचवा खोखर जाति जो पंजाब क्षेत्र में विद्रोह कर रही थी वो समस्या, छठा दुर्बल राज्याधिकार यानी ये गुलाम का गुलाम था, तो इसकी धार्मिक रूप से इस्लाम धर्म के हिसाब से स्थिति कमज़ोर थी। तो अब इन समस्याओं का ये समाधान कैसे करता है, इसको अब हम देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विरोधी तुर्क अमीरों का दमन ये कैसे कर रहा है। तो इसके सुल्तान बनने के बाद में विरोधी तुर्क अमीर जो है दिल्ली के पास आकर के अपने सैनिक दस्ते इकट्ठे करके दिल्ली के बाहर जो है इकट्ठा हो गए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इन सरदारों पर अचानक आक्रमण कर दिया और इनकी शक्ति को छीन बीन कर दिया। अधिकांश विरोधियों को इसने मार डाला वहीं पर, और जो बच गए उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार इसने विरोधी अमीरों का दमन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, जहाँ कर पहले सूबेदार था, अवध यानी वर्तमान का लखनऊ, वाराणसी और तराई के क्षेत्र यानी हिमालय का तराई का जो क्षेत्र है में स्थित तुर्कों और हिंदू सरदारों का दमन करके उनको अपने अधीनता में ला करके उनको विवश करके अपने अधीन लाया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश अपने विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया। फिर बात करते हैं चालीसा मंडल के गठन की। चालीसा मंडल बोलो, 40 दल, 40 दास अमीरों का दल बोलो, तुर्के चहलगानी बोलो, ये सभी एक ही चीज़ है। तो ये चालीसा मंडल क्या था, इल्तुतमिश ने अपने वफादार 40 गुलामों का एक संगठन बनाया। इसी संगठन को चालीसा मंडल कहा गया, और इसने इन 40 अमीरों को, इन 40 गुलामों को दरबार के महत्वपूर्ण पद दिए। ये पूरी तरह से इल्तुतमिश के प्रति वफादार थे, और इनकी तरक्की प्रमोशन सब इल्तुतमिश के हाथों में था। तो जो ज़्यादा अच्छा काम करता था उसको प्रमोशन मिलता था, उसको तरक्की मिलती थी। इस प्रकार ये चालीसा मंडल जो है इल्तुतमिश की हेल्प करने वाला महत्वपूर्ण दल बन गया, और इल्तुतमिश की तरक्की में इसने पूर्ण योगदान दिया। तो तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने के लिए और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने बड़ी ही कूटनीतिक से काम लिया, और अपने आप को, अपने जो खुद के प्रति जो निष्ठावान दास थे उनका एक नया दल बना दिया। इनमें 40 लोग शामिल थे, यानी 40 गुलाम थे। इसे चालीसा मंडल कहा गया। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। चूँकि इस दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, इसलिए ये लोग हमेशा इल्तुतमिश के प्रति निष्ठावान रहे। लेकिन ये निष्ठावान सल्तनत के लिए इल्तुतमिश जीवित था तभी तक थे। इल्तुतमिश की मौत के बाद सुल्तान बनाना और हटाना और मारना ये चालीसा मंडल ही कर रहा था। बाद में बलबन ने इन चालीसा मंडल का खात्मा किया था, पूरी तरह से ख़त्म किया था। बलबन को हम जो पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। तो ये 40 जो दल, बहुत 40 गुलाम जो दल है, ये बहुत बाद में पावरफुल हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यल्दोज का दमन। यल्दोज ये वही जो गजनी का क्षेत्र पर शासन कर रहा है। हमने इसकी कल बात की थी कि यल्दोज ने जो है अपने गजनी से इल्तुतमिश को अधीनता मानने के लिए सूबेदार मानते हुए राज क्षेत्र भिजवाया था, और इल्तुतमिश ने मजबूरीवश उसे स्वीकार कर लिया था। अब इल्तुतमिश इस मौके में बैठा है कि कैसे करके मैं यल्दोज का दमन करूं। तो इल्तुतमिश यल्दोज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए ताक लगा के बैठा रहता था। यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया।
यल्दोज ने हमला किया कुबाचा के क्षेत्रों पर। कुबाचा जो सिंध और उच्च का सूबेदार है, इसी के अधीन क्षेत्र लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जो है कुबाचा ने यल्दोज ने कुबाचा से छीन लिए। इल्तुतमिश ने इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई। तटस्थता मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लिया, चुपचाप अपना काम करता रहा। और मौका देखकर इल्तुतमिश खुद भी जो है सुरसती को कोहराम भटिंडा आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ये किसके क्षेत्र थे? कुबाचा के। तो इन क्षेत्रों पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने, ख्वारिज्म जो ईरान का वंश था, इस ख्वारिज्म के शाह यानी शासक ने यल्दोज को परास्त करके गजनी से भगा दिया। यानी ख्वारिज्म बहुत ही मजबूत राज्य था, बहुत ही पावरफुल राज्य था, इसने यल्दोज को गजनी से हरा करके भगा दिया। हम आगे पढ़ेंगे चंगेज़ खां को। चंगेज़ खां ने इस बहुत ही पावरफुल ख्वारिज्म राज्य को बहुत ही आसानी से बर्बाद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यल्दोज भाग करके लाहौर आया। लाहौर से उसने थानेश्वर जो वर्तमान हरियाणा में है और पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। अब यल्दोज इरादा कर रहा है दिल्ली पर आक्रमण करने का, क्योंकि गजनी तो छिन गया और वो ख्वारिज्म के शाह को हरा नहीं सकता। तब वो इरादा कर रहा है कि मैं दिल्ली जीत कर दिल्ली पर शासन करूं। तो इल्तुतमिश ने देख लिया कि अब तो युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अतः इल्तुतमिश आगे बढ़कर इसका सामना करने का निश्चय किया। और यहाँ पर अब यल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध, पहला और दूसरा किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 1192 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। अब ये हो रहा तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन हरियाणा के अंदर मैदान है, वहाँ पे हरियाणा का क्षेत्र है। तो इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित कर मार डाला, तो यल्दोज मर गया। इस विजय के से इल्तुतमिश को दो लाभ हुए। दो लाभ क्या थे? पहला लाभ यह था कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार है वो मर गया है, तो ये पहला लाभ। दूसरा लाभ यह था कि भारत में मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो अब गजनी वाले जो बार बार भारतीय दिल्ली सल्तनत पर अपने अधिकार का दावा करते थे, अब उस समस्या से मुक्ति मिल गई, क्योंकि गजनी में तो वैसे ही एक तरफ तो यल्दोज मर गया और गजनी पर वैसे ही ख्वारिज्म के शाह का अधिकार हो गया, तो ये मुक्त हो गया, दिल्ली स्वतंत्र हो गया और यल्दोज का भी दमन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुबाचा का दमन। कुबाचा जो सिंध और उच्च का सूबेदार है, सूबेदार क्या ऐबक के समय सूबेदार था, फिर ऐबक के मरते ही स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र शासक बन गया। तो ऐबक की मौत के बाद कुबाचा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज चिन्ह धारण कर लिए। राज चिन्ह धारण करने का मतलब है कि वो स्वतंत्र है। इल्तुतमिश के लिए एक प्रबल प्रतिद्वंदी था, तो इल्तुतमिश के लिए बड़ी प्रॉब्लम में से एक ये भी था। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। यानी 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया। कुबाचा ने हार स्वीकार कर ली और अधीनता मान ली और वार्षिक कर या टैक्स भेजने का भी वचन दिया। लेकिन इल्तुतमिश को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, उसको डर था कि ये कभी भी बगावत कर देगा। इसी बीच चंगेज़ खां से पराजित होकर के, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मंगोल वाले। तो चंगेज़ खां जो मंगोलों का पावरफुल शासक था, जिसका 11वीं किताब में पूरा चैप्टर था हिस्ट्री, 11वीं हिस्ट्री में, कि चंगेज़ खां का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य मंगोलों का। ये मंगोल मूल रूप से बौद्ध हैं, लेकिन ये हिंसक बर्बर बौद्ध हैं। जो मूल बौद्ध हैं, जो शांति प्रिय अहिंसावादी, वो बौद्ध नहीं है, ये हिंसक बौद्ध थे, है ना। तो चंगेज़ खां से पराजित होकर के ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मंगबरनी, यानी जो राजकुमार था ख्वारिज्म का, वो आ गया भाग करके पंजाब, और इसका पिता जो यहाँ का शासक था वो भाग करके चला गया यूरोप की तरफ, कैस्पियन सागर की तरफ। तो उसने, जलालुद्दीन मंगबरनी ने कुबाचा के राज्य में लूटमार करके उसको भारी नुकसान पहुँचाया। उसके पीछे पीछे मंगोल भी आ गए, यानी चंगेज़ खां भी आ गया। उसने मुल्तान वाले क्षेत्र में लूटपाट करके नुकसान पहुँचाया। जब ये दोनों यहाँ से लौट गए तो इल्तुतमिश ने देखा कि कुबाचा की हालत ख़राब हो रखी है, उसकी कमज़ोर स्थिति है। उसका लाभ उठाते हुए उसने उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा निराश हो गया और भागकर सिंध के दुर्ग, या वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है पूरा, तो सिंध के दुर्ग में शरण ली। सिंध के दुर्ग को भी घेर लिया गया। तब कुबाचा ने मजबूर होकर संधि की याचना की। कुबाचा इल्तुतमिश को बोल रहा है संधि के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने संधि से इनकार कर दिया। पहले कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करो, फिर आगे बात करेंगे। तो इससे कुबाचा को संदेह हो गया कि ये मार डालेगा। आत्मसमर्पण करवाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मार डालेगा। तो ऐसी स्थिति में कुबाचा एक नाव में बैठ करके जो है सिंध के दुर्ग के
नदी के पास ये दुर्ग था, तो नाव में बैठकर भागने लगा, परंतु उसकी नाव को डुबो दिया गया और कुबाचा मारा गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को कुबाचा से भी छुटकारा मिल गया और सिंध, उच्च मुल्तान और पंजाब का बड़ा क्षेत्र दिल्ली के अधीन आ गया। तो ये कुबाचा वाली समस्या भी इसने सॉल्व कर दी। तुर्क अमीरों की, कुबाचा की, यल्दौज की, ये समस्या इसने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं मंगोल आक्रमण का संकट। तो 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भयंकर संकट आ खड़ा हुआ। तो अभी ये हमने पहले बात कर चुके हैं, बताते हैं कि चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म के शाह वाले राज्य पे, ईरान के राज्य पे आक्रमण किया और उसको राज्य को बर्बाद कर दिया। अब ख्वारिज़म का शाह भाग गया कैस्पियन सागर की तरफ और उसका बेटा राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी आ गया भारत की तरफ। लेकिन इन ख्वारिज़म राज्य ने जो है शाह और इसके बेटे ने चंगेज़ खां के एक राजकुमार की हत्या कर दी थी छल कपट से। उससे चंगेज़ खां भड़क गया और वो इसको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था ख्वारिज़म के वंश को। तो वो जलालुद्दीन मंगबरनी जो भारत आया, उसके पीछे पीछे चंगेज़ खां भी आ गया इसको बंदी बनाने के लिए, इसको मारने के लिए। तो ये जो संकट की घड़ी आई है इस समय, तो जिस समय अब इल्तुतमिश के सामने समस्या थी कि जलालुद्दीन मंगबरनी जो एक मुसलमान था, उसने इल्तुतमिश के सामने प्रस्ताव रखा कि तू भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ, तो मुझे चंगेज़ खां के विरोध तू मेरी सहायता कर। तो अब इल्तुतमिश को पता था कि अगर मैंने सहायता की हाँ भी कर ली तो चंगेज़ खां के जैसे पावरफुल राजा के सामने, उसकी विशाल सेना के सामने हम टिक नहीं पाएंगे और ये सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये इस परिस्थिति से बचने के लिए इल्तुतमिश क्या करता है, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो वो कूटनीति द्वारा इस समस्या को सफलता प्राप्त करता है। तो मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति, जो कि चंगेज़ खां ने संगठित करके इसने चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया और फारस यानी ईरान के क्षेत्रों को पदक्रांत करके, यानी पैरों तले कुचल करके विशाल साम्राज्य की स्थापना चंगेज़ खान ने कर ली थी। मंगोलों में भयानक बर्बरता और रक्त पिपासा विद्यमान थी। भैया मंगोल जो है बहुत ही ज़्यादा बर्बर और रक्त पिपासु यानी खून पीने वाली जाति थी। चंगेज़ों की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज़म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज़म का शाह यानी जो वहाँ का शासक को शाह बोल रहे हैं, तो वो कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया, यानी यूरोप की तरफ भाग गया। उसका युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर चला आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत की ओर आ गए, यानी कि चंगेज़ खां भी इस तरफ आ गया। जलालुद्दीन ने यानी मंगबरनी ने कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, यानी जो कुबाचा वाला क्षेत्र था उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया और उसने पंजाब में जो खोकर जाती थी उनसे दोस्ती कर ली जलालुद्दीन मंगबरनी ने और मित्रता करके पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजा और ये बात कही कि मंगोलों के विरुद्ध वो सैनिक सहायता की अपील की। उसने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास किया, यानी धार्मिक रूप से कि मुसलमान को मुसलमान की हेल्प करनी चाहिए। परंतु सहायता देने का अर्थ इल्तुतमिश अच्छी तरह जानता था कि बर्बर चंगेज़ खां को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना, और वो भड़क के हमला कर दिया तो पीछे कुछ नहीं बचेगा दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि चंगेज़ खां एक तटस्थ राज्य पर आक्रमण करना नहीं चाहता था। यानी चंगेज़ खां की ये नीति थी कि अगर इल्तुतमिश तटस्थ रहेगा, किसी की भी साथ नहीं देगा, तो मैं उस पर आक्रमण नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक मंगबरनी को कहला भेजा कि भारत की गर्म जलवायु उसके निवास के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको पंजाब खाली करके वापस लौट जाना चाहिए। अब ये बात तो कहला दी इल्तुतमिश ने, साथ ही इल्तुतमिश ने युद्ध की तैयारी कर ली। इल्तुतमिश को पता था कि मंगबरनी जो है आक्रमण कर सकता है, तो इसके लिए इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जोर शोर से सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। मंगबरनी स्थिति को समझ गया कि पीछे मंगोल बैठे हैं, आगे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश से लड़ना है, तो ऐसी स्थिति में लड़ना संभव नहीं है। तो इसलिए वो 1224 ईस्वी में वापस फारस यानी ईरान की तरफ भाग गया और उसके लौटते ही मंगोल भी भारत छोड़ करके चले गए। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के हाथों विनाश होने से बचा लिया। तो इसने कूटनीति से काम लेकर के ये जो है मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा की। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल विजय की, यानी बंगाल वाला क्षेत्र जो ऐबक के समय अधीनता मान ली गई थी अली मर्दान द्वारा, लेकिन अब वो ऐबक के मरते ही वापस स्वतंत्र हो गया है। तो ऐबक की मौत के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक बन बैठा,
यानी अधीनता मानने से मना कर दी। उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना भी बंद कर दिया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए उसने अनेक खिलजी सरदार जो बंगाल में थे उनकी हत्या करवा दी, जिससे जो बाकी खिलजी सरदार बच गए वो उसके शत्रु बन गए। और 2 वर्ष के अंदर ही उन बाकी खिलजी सरदारों ने इस अली मर्दान की हत्या कर दी। और इसके बाद उन्होंने नया अपना सुल्तान बनाया जिसका नाम था हिसामुद्दीन इवाज। तो यह नया बंगाल का शासक बना। इवाज ने बिहार सहित जो पड़ोसी हिंदू राज्य थे, जाजनगर, तिरहुत, कामरूप, ये असम में है, ये बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं, तो को जीत लिया और अपनी स्थिति को मजबूत की। अब उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, यानी इवाज जो है ये और ज़्यादा लालची हो रहा अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए। यानी बंगाल के साथ साथ बिहार भी जीत लिया और साथ साथ में तिरहुत, कामरूप, जाजनगर ये पड़ोसी राज्य भी उसने जीत लिए। इल्तुतमिश जो है शुरू से ही पूर्व भारत की ओर निगाहें रखे हुआ था, यानी बंगाल वाले क्षेत्र पर ध्यान रखा हुआ था। और जैसे ही चंगेज खां वापस लौट गया तो अपनी इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर अभियान किया, यानी बंगाल की ओर अभियान किया। फिर उसने बिहार को जीत लिया और फिर बंगाल की ओर बढ़ा। इवाज ने इल्तुतमिश से संधि कर ली, यानी अधीनता मान ली, और उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद में बिहार का क्षेत्र भी इल्तुतमिश को सौंप दिया और वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दिया। इससे इल्तुतमिश संतुष्ट होकर वापस लौट आया। लेकिन जैसे इल्तुतमिश वापस लौटा तो अब लौटते समय इसने बिहार के अंदर जो है मलिक जानी को बिहार का सूबेदार इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश के लौटते ही इवाज ने बगावत कर दी, यानी कि मैं अधीन नहीं हूँ। इससे इल्तुतमिश भड़क गया और अपने बेटे, इल्तुतमिश का बेटा था नसरुद्दीन महमूद शाह, ये अवध का सूबेदार था, अवध यानी लखनऊ का सूबेदार था, जो ये इल्तुतमिश का सबसे योग्य बेटा था। और इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था कि मेरी मृत्यु के बाद महमूद शाह नेक्स्ट सुल्तान होगा। हम आगे देखते हैं कि ये महमूद शाह मर जाता है, उसके बाद इल्तुतमिश देखता है कि उसके जो बाकी राजकुमार हैं वो योग्य नहीं है। इस स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी राजकुमारी रजिया को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी सल्तनत काल की भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्ताना। तो वो आगे हम देखते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह को इवाज के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। महमूद शाह बहुत ही योग्य, पराक्रमी और युवा सैनिक था। 1226 ईस्वी में जब इवाज जो बंगाल का शासक है पूर्व की और किसी और युद्ध में उलझा हुआ था, तब महमूद ने बंगाल की राजधानी लखनौती पर अचानक हमला किया और उसे जीत लिया। इवाज को भी मार डाला, यानी इस अभियान में इवाज मारा गया है। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया और इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन सौंप दिया अपने बेटे महमूद को, यानी जो अवध का सूबेदार था अब उसको बोला गया कि तुम जो है बंगाल की सूबेदारी भी संभालो। लेकिन ये इल्तुतमिश की और इसके वंश की दुर्भाग्य था कि 1229 ईस्वी में अचानक जो है इस योग्य राजकुमार महमूद शाह की मौत हो जाती है और खिलजी सरदारों ने फिर जो है बंगाल क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। यानी महमूद शाह के मरते ही फिर खिलजी सरदार बगावत पे आ गए और मलिक बल्का को बंगाल का सुल्तान बना दिया, यानी कि फिर इल्तुतमिश के हाथ से ये क्षेत्र निकल गया। इसके बाद 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुणे बंगाल की ओर अभियान करना पड़ा। युद्ध में बल्का मारा गया। तो इस युद्ध में दौरान जो बल्का है ये बंगाल का सूबेदार ये मारा गया। सुल्तान ने मलिक जानी को, जिसको पहले बिहार का सूबेदार बनाया था, उस मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके वापस लौट आया और इस प्रकार बंगाल का क्षेत्र जो इतने संघर्ष करने के बाद में इल्तुतमिश को मिल गया। तो इस प्रकार हमने बात की बंगाल विजय की। तो कल हम आगे नेक्स्ट अगली क्लास में आगे की चर्चा करेंगे।